नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और अपने आज इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे कि संविधान में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या बातें कही गई हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के मसले पर हमारा संविधान क्या रास्ता दिखाता है, क्या उपाय किए गए और किसके द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जनता के लिए देने की बात उसमें कही गई, और आज़ादी के बाद बीते 7 दशकों में किस तरीके से संविधान के बताए रास्ते और विकल्पों के आधार पर हमारे तमाम सरकारों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं 3 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं कपिल साकला साहब, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। स्वागत है आपका। हमारे साथ सुनीता ओझा जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आपका भी स्वागत है। और सत्यप्रकाश हमारे साथ हैं, जो कि लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून से। सत्या, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में कपिल जी आपसे करना चाहूँगा कि अगर मैं पहले स्वास्थ्य को ही देखूं और भारतीय संविधान के नज़रिए से, और उस वक्त जब इसकी स्थापना हुई और जब एक लंबी बहस के बाद इसमें स्वास्थ्य के मसले पर चर्चा हुई, किस तरीके से उस वक्त की ज़रूरतें थीं जिसको हमने संविधान में शामिल किया, और साथ ही साथ जो इसको लेकर जिम्मेदारी तय की गई वो क्या और किसे दी गई? देखिए, जो स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके जो लड़ाई रही है वो काफी सालों से रही है, काफी डेकेड से रही है। अनफॉर्चुनेटली इसको जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया था, काफी सारे अलग अलग समय में इस पे आवाज भी उठाई गई थी, पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठे थे, पर इसमें कोई खास काम हुआ नहीं था। जो हेल्थ का जो राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट की काफी जजमेंट्स की वजह से क्लैरिफाई हुआ, क्रिस्टलाइज हुआ, और इसको जैसे कि आप बोलते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में जिस तरह से लेकर आया गया कि ये राइट टू हेल्थ जो है वो राइट टू लाइफ के साथ माना जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट राइट माना जाएगा। आपकी लाइफ किस तरह से आप जीते हो उस पर माना जाएगा। ये सारे के सारे इश्यूज काफी सारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की वजह से हो। जो लेटेस्ट हुआ वो पोल्यूशन के जो लॉस थी वो भी जो लेकर आई गई, वो भी इसी बाबत लेकर आई गई। और इम्पोर्टेंटली अगर आप ये सोचें कि शुरू में जब इसको सोचें तो ये सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट बनाने की जब बात करी जा रही थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो इस पे काफी चर्चा हुई थी, जो पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो जो आर्टिकल 38 था फॉर एग्जांपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और मैं आपको बता दूं इसमें फर्क ये होता है कि जो फंडामेंटल राइट आपके होते हैं, जानना जरूरी होगा, वो आपके एब्सोल्यूट राइट्स होते हैं जिसको कोई ले नहीं सकता। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है वो एक तरह से स्टेट की पॉलिसी, स्टेट का प्रॉमिस होता है कॉमन सिटीजन्स को, पब्लिक को, कि हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ये चीज डिलीवर कर सकें, ये दे सकें। हम कोशिश करेंगे कि हमारे बेस्ट एंडेवर होगा कि हम ये चीज आप तक पहुंचा सकें। तो जैसे कि और ये एक अमेंडमेंट से पार्ट 4 लेकर आया गया था इमरजेंसी के समय में। और जो ये इश्यूज हैं ये बेसिकली स्टेट लेवल पे भी हो सकता है और सेंट्रल लेवल पे भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारी लिस्ट है, जो हमारी ड्यूटीज हैं, वो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और एक कंकरेंट लिस्ट से जुड़ी भी होती है। तो जैसे कि आप बोलेंगे कि जो वेलफेयर है, जो वेलफेयर ऑफ कॉमन सिटीजन्स है, वो आर्टिकल 38 में था। जो 39E में ये बोला गया था कि जो आपकी जो हेल्थ है कॉमन सिटीजन्स की, आदमी, औरत और बच्चे की, वो स्टेट एंडेवर करेगा कि खराब ना हो, किसी तरह से बर्बाद ना हो। वैसे ही 41 में ये कहा गया था कि ओल्ड एज में और बीमारी में स्टेट जो है, सरकार जो है, वो कोशिश करेगी कि पब्लिक असिस्टेंस दे सके। तो जो हॉस्पिटल्स वगैरह खुलते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल खुलते हैं, और जो अगर आप स्टेट लेवल में देखते हैं, जो ये सर्दियों के समय जो कैंप्स बनाए जाते हैं ताकि ओल्ड एज के लोग जो है, जो सड़क पे लोग सो रहे हैं, उन सब का ध्यान दिया जा सके। जो डॉक्टर्स प्रोवाइड करे, मोहल्ला डॉक्टर्स जो है वो जो प्रोवाइड करे जाते हैं, ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में करे जा रहे हैं। उसी तरह से मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गए, जो आप बोलते हैं कि पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, ये 47 में हो गया। और 48A जो कि काफी जरूरी है कि एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रखेंगे। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट से आया था, जहां पे पटाखों के ऊपर आया था। एनजीटी ने जो पोल्यूशन लॉज लेकर आई थी कि गाड़ियां नहीं चलेंगी, जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी उनको कैपिटल और मेन एरिया से हटा दिए गए। तो ये जो सारे के सारे आप जो राइट्स बोल रहे हो, ये बहुत ही, ये जुडिशियल एक्टिविज्म से आए। और जुडिशियल एक्टिविज्म ऐसे कि या तो किसी ने केस फाइल करा हो, या पीआईएल या स्टेट या सॉरी जो कोर्ट है, कोर्ट ने या एनजीटी ने, ट्राइब्यूनल ने अपने ऊपर ये एक तरह से ड्यूटी रख ली कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं
हम उनको फंडामेंटल राइट से जोड़ेंगे, राइट टू लाइफ के साथ जोड़ेंगे, आर्टिकल 21 के साथ जोड़ेंगे, और हम बोलेंगे कि एक जो कॉमन सिटीजन है, नागरिक जो है, उसको बेस्ट लाइफ जीने का अधिकार है, जिसमें एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो, खाना अच्छा मिले। उसी तरह से जब आप हेल्थ की बात करते हो तो जो एक्ट्स जो पास करे गए हैं, जो लॉज पास करी गई हैं कि खाना जो होता है, फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं वो किस तरह से आपके पास आएंगे, किस रेट पे खरीदे जाएंगे, सरकार किस तरह से उसको डिस्पर्स करेगी, ये सारे के सारे इसी के बाबत आते हैं। ओके, ये सारे के जिस सारे तरीके से सत्यप्रकाश जी कपिल ने कहा कि मैं थोड़ा सा इसको और अगर बड़ी तस्वीर में और पीछे जाकर मैं अगर थोड़ा सा इसको और दर्शकों के लिए जानना चाहूँ कि अनुच्छेद 21 जब कहता है कि प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार, क्या इसी के साथ यहाँ पर स्वास्थ्य जो है उसके साथ समाहित था, और इसकी जिम्मेदारी के लिए राज्य स्तर पर या राज्यों को वो जिम्मेदारी दी गई कि किस तरीके से जब हम 50 के दशक में पीछे लौटते हैं और देखते हैं कि क्या हालात थे उस वक्त के चैलेंजेस को आगे देखते हुए उसके उपाय सुझाने के लिए रास्ते जुटाने का काम राज्यों के ऊपर छोड़ा गया? देखिए, उससे मैं आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उससे भी पहले मैं ले जाना चाहूँगा। देखिए, पहली बार 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब जाकर भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में सामने आया। इसके पहले या तो ब्रिटिश जो शासन कर रहे थे या उसके पहले मुगल या उसके पहले के जो भी शासक रहे हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य नहीं था। तो उसी स्थिति में पहली बार जब संविधान लागू हुआ तो भारत में जो जिस तरह के राज्य की कल्पना की गई वो लोक कल्याणकारी राज्य है, जिसको अंग्रेजी में वेलफेयर स्टेट कहते हैं। तो उसमें जो संविधान की प्रस्तावना में जो कुछ चीजें कही गई हैं, जिसमें कि आप कहें कि जस्टिस की बात कही गई है, लिबर्टी की बात कही गई है, फ्रैटर्निटी की बात कही गई है, या इंडिविजुअल डिग्निटी की बात कही गई, ये सारी चीज़ें कैसे एक तरह से हासिल की जा सकती हैं, तो उसके लिए संविधान में अलग अलग तरह के टूल्स अपनाए गए हैं। जैसे एक पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, उसके तहत बहुत सारे अधिकार हैं, और जो अधिकार सीधे तौर पे उस समय संविधान निर्माताओं को लगा कि ये सीधे तौर पे नागरिकों को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि राज्य उस स्थिति में नहीं होगा, उतनी उसकी माली हालत अच्छी नहीं है, तो बहुत सारी चीजें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उसमें डाल दिया गया। उसमें फर्क यह है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के जो लीगल ऑब्लिगेशन है, जिसे आप और हम चाहें तो अदालतों में जाकर उसको सुनिश्चित करा सकते हैं कि ये चीजें हमें देनी ही पड़ेगी राज्य को। दूसरा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, उसमें यह है कि वो आपका और हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान राज्य को ये एक तरह का निर्देश दे रहा है कि ये चीजें आप नागरिकों के लिए कीजिए, और इसके लिए आर्टिकल 37 के तहत पूरी व्यवस्था है जिसमें किस तरह से कानून बनाकर इसको लागू किया जाए। अब देखिए, अगर जो आपने राइट टू हेल्थ की बात की, अब देखिए जो आर्टिकल 23 है उसमें 23 के तहत एक तरह से फोर्स्ड लेबर पे बैन लगा दिया गया, जो बॉन्डेड लेबर्स, या आर्टिकल 24 के तहत चाइल्ड लेबर पे बैन लगाया हुआ है। तो इस तरह की चीजें की। उसके बाद आर्टिकल 42 में जो राइट टू वर्क और एजुकेशन है उसके बारे में बात की गई 41 में, और उसी तरह से जो 43, 47 जिसकी आपने चर्चा की, जिसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें कही गई हैं, उसके तहत कई राज्यों ने अपने यहाँ मद्य निषेध का कानून बनाया हुआ है ताकि लोगों का स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन जो कपिल जी जो जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जो संविधान में आर्टिकल 21 में जो कुछ है, जो जीवन का अधिकार है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों से उसको विस्तार दिया है, और उसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्थ और इस तरह की बहुत सारी चीजें उसमें शामिल हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण। अब 1980 के दशक में ही आप एक राकेश चंद्र नारायण नाम से एक फैसला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू हेल्थ की बात की है, और उसके बाद से बहुत सारे फैसले हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है वो ये है कि राइट टू हेल्थ को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 21 में सन्निहित है हमारे संविधान के, तो वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मैकेनिज्म है, जिसमें आर्टिकल 32 के तहत कोई भी सिटीजन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट्स जा सकता है, जिसको संवैधानिक उपचार के लिए जो 2 प्रावधान है उसके तहत हम जा सकते हैं। जैसे ही कहीं के
किसी व्यक्ति या एक समूह के स्वास्थ्य को लेकर खतरा हो, लोग सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर आपको ध्यान में हो, अभी हाल ही में जून के महीने में जो कोविड महामारी है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था और उस पर कार्रवाई चल रही है, अभी भी सुनवाई चल रही है। और उसमें जो टेस्टिंग को लेकर जो उसके लिए जो चार्जेस है वो कितना हो, इसको लेकर सुनवाई हुई ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को उपलब्ध हो सके। दो चीजें हैं, एक तो तीन चीजें, एक तो संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में क्या है, जिसमें आर्टिकल 23, 24 की हमने बात की, और 21 जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड कर दिया है और जिसके तहत राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी आ गया, तो पॉल्यूशन को लेके भी सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीजें कर रहा है। और दूसरा जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंटरप्रेट किया और उसके तहत जो आर्टिकल 37 कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू किया जाए कानून बना के, उसके तहत कई कानून बनाए गए हैं। हमारी संसद ने कानून बनाए हैं जिसमें आप कहें कि चाइल्ड लेबर्स को प्रोहिबिट करने वाले कानून बने हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए कानून बने हैं, और इस तरह के और भी कानून बने हैं जिसमें फैक्ट्रीज में मजदूरों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, उससे रिलेटेड कानून है जिसमें टाइम फिक्स किया गया है, इतने घंटे ही काम करेंगे, उनको छुट्टियां। ये सारी चीजें एक जो मैं कह रहा था संविधान में प्रावधान है, फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सपेंड किया है और हमारी संसद ने कानून बनाए हैं जिसके तहत, और संसद में कानून बनाने के अतिरिक्त कार्यपालिका ने भी, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेके जो अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, तो ये जो चीजें हैं और संविधान की जो मूल उद्देश्य है और जो प्रस्तावना में जिन चीजों की तरफ बात की गई है उसको हासिल करने के लिए यहाँ तक की यात्रा हमने तय की है। मैं मानता हूँ कि आगे भी इसको लेके बहुत सारी चीजें की जानी है, और जैसा कि मैंने कहा कि कई राज्यों ने मद्य निषेध का कानून लागू किया है जिसमें बिहार है। राज्यों ने अलग अलग पहल की है। लेकिन सुनीता जी, अगर मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरफ थोड़ा सा और जाना चाहूँ और उसको हेल्थ सेक्टर के साथ जोड़कर देखूँ, और उसमें स्टेट का जो रोल है किस तरीके से रहा है या किस तरीके से हमारे संसद में उसको देखा गया है, और जो संविधान निर्माता थे उनकी नज़र में जो उद्देश्य था उस वक्त के समय में, उसे किस तरीके से अब तक हमने उसे पूरा किया है आगे? जी धन्यवाद कविंदर जी। एक जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हमने अपने आप को, कल हमारी 71वीं उनकी मनाएंगे हम लॉ डे की 26 नवंबर को। तो कुछ चीजें, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ने जब अपने आप को ये संविधान दिया तब कुछ अधिकार, क्योंकि ये देखिए हमारा एक कॉलोनियल लेगेसी था, एक हिस्ट्री था जहाँ पे लोगों की स्वतंत्रता के अधिकारों की हनन हुई थी। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ने मौलिक अधिकार रखे हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, जो एनफोर्सिएबल हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार जो हमारे लिए अहम थे, जो लोगों के लिए अहम थे, जो उनकी समस्याओं को, उनके चैलेंजेस को, उन लोगों को मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया, लेकिन उनको मौलिक बनाया गया। वो देश की, वो गवर्नमेंट की जो नीति निर्देशक जो हैं, पार्ट 4, उसके लिए वो मौलिक होंगे। तो मौलिक अधिकार भले ही ना हो, वो मौलिक हैं, मौलिक सिद्धांत हैं। तो देश जब सरकार चलाती है, चाहे वो आपकी फेडरल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर आपकी राज्य सरकारें हो, उनको इन पार्ट 4 में आना है और यहाँ से अपने लिए दिशा निर्देशन को तय करना है। अब बात होती है आर्टिकल 21 की। अब आर्टिकल 21 है क्या? आर्टिकल 21 ये नहीं कहता कि आपको जीवन का अधिकार है, ये नेगेटिव कॉवेनेंट में दिया गया है। ये कहता है कि भाई आप राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी को ले नहीं सकते। इस प्रोविजन को जब सुप्रीम कोर्ट इसको गहराई में जाते गई है, एक केस दर केस, एक के बाद आप बधुआ मजदूर से शुरू करें, राम लुभाया तक जाएं, फाइनली आते आते सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब हम राइट टू हेल्थ की बात करते हैं, तो जब हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं, हम एनिमल एग्जिस्टेंस की बात नहीं करते, हम केवल एक सांस लेने की बात नहीं करते, हम उसको एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। उसी में आपके राइट टू हेल्थ को पढ़ा गया। इनफैक्ट राइट टू लाइफ जो है, जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 एक ऐसा सोर्स बन गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहां से हर तरह के अधिकार आज प्रवाहित हो रहे हैं।
ये हो गया आर्टिकल 21। अब आप कहें कि भाई अब जो स्टेट का, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हेल्थ एज अ सब्जेक्ट आता है आपके स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने जो भी है आप उनकी पॉलिसीज बनाती हैं, प्रोग्राम्स बनाती हैं, वो कंट्रोल लोकल हेल्थ पंचायत ये सब स्टेट में आता है। अभी जबकि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें रोल ये होता है कि जब आप जैसे कि आप एम्स वगैरह देखते हैं, एम्स देखते हैं, क्योंकि वो जो एजुकेशन के में जो पावर दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एजुकेशन की जो स्टैंडर्ड्स को तय कर सकती हैं, उसकी बतौर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल आता है लार्जर इश्यूज पे, बट लोकल इश्यूज पे ये जो है वो आपके हेल्थ आपके स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं। तो मेरी 2 पॉइंट जो मैं बताना चाहती थी वो है आर्टिकल 21 जी। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ से ही राइट टू हेल्थ आपका फ्लो करता है। अलग से अगर आप जाइए तो ऐसा नहीं है। जो पार्ट 4 के, जैसा कि सत्यकाम जी बता रहे थे, देखिए पार्ट 4 में अगर हम देखें मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट कहाँ से आ रहा है? वो पार्ट 4 का पार्ट है जो नीति निर्देशक हैं सरकार के, जहां बोला गया था कि भी आप स्टेट विल मेक प्रोविजंस फॉर ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। इस पे आपके मैटरनिटी रिलीफ के कानून बने, जो आपके अनिवार्य और निःशुल्क एजुकेशन की बात हुई। 93 अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें ये दिया गया, मतलब आपकी जो अनिवार्य और निःशुल्क एजुकेशन की बात भी बहुत पहले से हो रही थी संविधान, बहुत सारे आपके जजमेंट्स में, लेकिन फाइनली 2000 में आकर के अब सरकारों को लगा कि अब ना समय भी आ गया है और अब हम काफी उस मुकाम पे भी पहुंच गए हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, लोगों को मिल रही है अनिवार्य। तो शिक्षा को जिस हद तक लिया गया है, आई थिंक आफ्टर कोविड-19 स्वास्थ्य को भी उसी इमरजेंसी, उसी सीरियसनेस और उसी ट्रांसपेरेंसी और कोऑपरेशन से लेने की जरूरत है, क्योंकि ये समझ में आ गया कि स्वास्थ्य कोर है हमारे लिए, बहुत जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल। और सत्य, अगर मैं शिक्षा पर जैसा कि कहा सुनीता जी ने, और जो संविधान है वो किस तरीके से निर्देशित करता है या फिर अधिकारों के लिहाज से कितना वहाँ पर क्षेत्र या ताकत दी गई है, और सरकारों के नज़रिए से क्या महत्वपूर्ण संशोधन अगर संविधान में कहें जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पड़ाव के तौर पर दिखते हैं, और जिसके बारे में शायद एक गाइडलाइन मैं संविधान में देखता हूँ। देखिए, संविधान में शिक्षा को लेके अलग से जो प्रावधान है उसमें एक तो बाद की व्याख्या में आर्टिकल 21 से उसको जोड़ा गया है, लेकिन जो मूल संविधान है उसमें जो प्रावधान थे उसमें आर्टिकल 41 है जिसमें शिक्षा की बात की गई है, 45 जिसमें कि ओरिजिनली, अभी तो कुछ और प्रावधान है, ओरिजिनली बात की गई थी 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी, और आर्टिकल 46 में शिक्षा की बात की गई है। ये 41, 45 और 46 में शिक्षा की बात की गई है, लेकिन इसको चूंकि ये तीनों प्रावधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के चैप्टर में आते हैं, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसके लिए ये एक तरह का स्टेट का लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, ये स्टेट का मोरल ऑब्लिगेशन था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम लोग मोरल ऑब्लिगेशन बोलते हैं कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए, ऑट टू, और इसलिए हम आप जाके इसको कानून के तहत अदालतों से इसको लागू नहीं करवा सकते थे। लेकिन एक बहुत ही आप कहें कि अच्छी चीज हुई, जो उन्नी कृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का फैसला है 1993 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत, अपने आदेश से जो राइट टू एजुकेशन है, और खासकर राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए उनका जो शिक्षा का अधिकार है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। और ये बहुत ही एक तरह से कहें कि पॉजिटिव चीज है, और ये 1993 में हुआ, जबकि 2002 में जो 86th अमेंडमेंट है जिसके तहत आर्टिकल 21 कैपिटल ए जोड़ा गया, जिसके तहत इसको शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, उससे बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, और जैसा कि सुनीता जी ने कहा कि एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये आर्टिकल 21 जब बात करते हैं तो वो एनिमल एग्जिस्टेंस, वो डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस की बात है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बगैर शिक्षा के मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, और इसलिए
जो आर्टिकल 41 है और आर्टिकल 45 और 46 है, इन तीनों की व्याख्या उन्होंने आर्टिकल 21 के आलोक में की। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है। उसके कई साल बाद 2002 में 86 अमेंडमेंट के तहत इसको फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद आप कहें कि 2009 में जो शिक्षा का जो कानून बना है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार का कानून, और 2010 में अप्रैल से वो लागू हुआ है। तो ये जो यात्रा रही है संविधान में, जो प्रावधान है और उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने करके एक तरह की दिशा दी है संविधान को। क्योंकि देखिए, ये जो जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व होता है, डेवलप होता है, तो उसमें जो मूल प्रावधान है और उसकी समय के साथ बदलते समय में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करता है, तो ये एक अपने आप में कहें कि बहुत अनोखी चीज है कि जो चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि जो प्रावधान थे उसमें कहा गया था कि 10 साल में राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। क्योंकि जिसमें संविधान बना उसमें राज्य की कहें कि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान निर्माताओं ने 10 साल का समय तय किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान बने हुए और लागू हुए 1993 में तब तक 43 साल हो चुके थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब राज्य ये नहीं कह सकता है कि हम ये नहीं करना चाहते। बिल्कुल, ये जो सत्य आपने कहा, ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट मैं कहूँ कि अगर भारतीय संविधान के नज़रिए से समझूं कपिल साहब, कि जो डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट्स थे और समय समय पर उनको सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूरत और वक्त के नज़रिए से उसको मौलिक अधिकारों में तब्दील करते हुए व्याख्या के तौर पर किया है। किस तरीके से इसे देखते हैं, ये जो टूल है कि संविधान ने उन्हें उस वक्त में मौलिक अधिकारों से अलग रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जो अधिकार दिया कि उसे कहां पर रखना है और किस वक्त में, उसकी टाइमिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। जी, बहुत खूबसूरत बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक जिंदा एक बीइंग है। वो हालात को देखते हुए बढ़ते भी रहता है, इन द सेंस कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो पावर्स हैं, वो बढ़ती घटती रहती हैं, ये देखते हुए कि किस चीज की जरूरत है। आप जानते हैं कि ये भी इशू हुआ था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेजिस्लेचर्स के विज़ कितनी पावर्स हैं, क्या राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से राइट्स को लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, काफी सारे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इवॉल्विंग है, और उसके साथ जैसे कि दोनों गेस्ट ने कहा कि ये एक वेलफेयर स्टेट को लेकर आता है, उसका ध्यान होता है कि कॉमन सिटीजन्स को क्या बेनिफिट दिया जा सकता है। जब फंडामेंटल राइट्स लेकर आए गए थे, जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लेकर आए गए थे, जैसे कि मैं कह रहा था जो फंडामेंटल ड्यूटीज भी बाद में आई थी, वो सारी के सारे जो इशू, वो सारी की सारी जो चीजें वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सपैंड करती हैं। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अलग अलग किस्म से इंटरप्रेट करता है, जैसे कि जमाना बदलते रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। एक जमाने में जब एक इंडिया को इंडस्ट्रियल स्टेट की तरह माना जा रहा था, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करा जा रहा था, तो शायद पोल्यूशन और इस तरह के इश्यूज को इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे उसमें ये लिखा था कि जो स्टेट्स हैं उनको क्या चीज का ध्यान देना चाहिए, और वो एंडेवर करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि उस चीज को कर सके। उसी तरह से जब फंडामेंटल ड्यूटीज लेकर आए गए थे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कुछ ड्यूटीज कॉमन सिटीजन्स पे डाली गई थी, जो पोल्यूशन वगैरह से भी रिलेटेड थी, कि वो कोशिश करेंगे कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका ध्यान रखे वगैरह वगैरह। पर कमिंग बैक टू फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि सत्य जी कह रहे थे वेरी राइटली सो, कि ये काफी सालों से, काफी लड़ाइयों, काफी कोर्ट कचहरी में घूमते हुए ये इशू काफी बार कोर्ट के सामने आया, और कोर्ट ने इसको एक्सपैंड करा। और 1993 में जो उन्नीकृष्णन की जजमेंट थी उसमें ये बोला गया कि जो राइट टू एजुकेशन है, इसे आप एक फंडामेंटल राइट में ला सकते हैं और लाना चाहिए। परंतु उसके कई सालों के बाद, आई थिंक 2008 में जाके जो राइट टू एजुकेशन है उसका बिल पास हुआ, और 2009 में एक्ट पास हुआ, जैसे कि मेरे दोस्त ने बोला 2010 में वो पावर में लाया गया। और उसमें उस जजमेंट की वजह से जो एक्ट आया, उसमें काफी सारे जो पुराने इश्यूज थे उनको भी ध्यान दिया गया। फॉर एग्जांपल, जो एजुकेशन है उसका जो मौलिक अधिकार है वो ये दिया गया कि वो सिर्फ एक जनरलाइज नहीं होगा, बट जैसे कि जो लोअर कास्ट होंगे या डिफरेंटली एबल्ड होंगे या सोशली बैकवर्ड होंगे, उनको भी कुछ राइट्स दिए गए, कुछ रिजर्वेशंस दी गई,
ताकि उनको भी ऊपर उठा सके। बिल्कुल। आप समझते हैं कि ये जो इश्यूज हैं ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के हैं बेसिकली। तो जो इकोनॉमिक बैकवर्ड है उनको किस तरह से उठाया जा सके, उनको किस तरह से लेकर आया जा सके, एज अप्रोप्रिएट, कास्ट अप्रोप्रिएट, क्लास अप्रोप्रिएट इक्वालिटी लेकर आएगी, जो सारी की सारी वेलफेयर स्टेट में लेकर आएगी। और इसी के बाबत काफी सारे प्राइवेट जो एजुकेशन सेंटर्स हैं उसमें भी काफी इश्यूज को कंट्रोल करा गया, जैसे कैपिटेशन फीस होती है, इसको इलीगल किया। जो पहले प्राइवेट उसमें आप जो सीट्स होती थी उनको बेच दिया जाता था, वो कमर्शियली यूज करी जाती थी, उसमें काफी कंट्रोल लाया गया। आप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा ले सकते हो, ये लॉज लेकर आए गए कि आप ऐसे करके अंधेर नगरी नहीं कर सकते, उसमें कुछ रीजनेबिलिटी होती है, आप उसको किस तरह से खर्च रहे हो। तो बिल्कुल जो मूल भावना मैं कहूँ कि कपिल उस वक्त संविधान निर्माताओं की ओर से थी और उसको शायद पूरी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश राज्यों की ओर से, और जहां पर चूक हुई वहां पर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उसे रेक्टिफाई किया गया। सुनीता जी, एक आखिरी कमेंट बहुत संक्षेप में कि यहां पर भी चाहे वो शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है संविधान की, और दूसरा कि यहां पर भी समानता के साथ यानी समानता का अधिकार इन दोनों सेक्टर्स, इन दोनों क्षेत्रों में भी संविधान ने बरकरार रखा। जैसा कि आपने बोला कि बहुत जरूरी है एक बैलेंस बना के चलना, एक दोनों के बीच में फंडामेंटल राइट। और लेकिन जहां शिक्षा की बात आती है और जहां स्वास्थ्य की बात आती है, कोई डाइकोटमी नहीं है। जैसे शुरू में हमने आर्टिकल 21 से जो डिस्कशन शुरू किया, तो जो शिक्षा और स्वास्थ्य वो उसमें कोई डाइकोटमी नहीं है। तो हमारा गोल एक ही है, संवैधानिक गोल, लोगों के एस्पिरेशंस एक ही है। अब बात ये है कि कितना हद तक सरकार इन एस्पिरेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, चाहे वो आपका शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर आपका स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। तो ये आई मीन दिस इज व्हाट आई हैव टू से एट द एंड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ भारतीय संविधान में शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या कहा गया, किसके लिए क्या अधिकार दिए गए और किस पर जिम्मेदारी दी गई, ये समझाने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।